हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए आपको मैं इंडियन पॉलिटी की ये क्लास लेकर आया हूँ। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। आप हो सकता है कि आपने बहुत बार पॉलिटी को पढ़ा हो, भारतीय संविधान को पढ़ा हो, या ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कंपटीशन की लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो। उन बच्चों के लिए भी तो आज हम पॉलिटी से अपने स्टार्ट करेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये डेमो के माध्यम से है कि मेरे पास आपको बताने के लिए, समझाने के लिए क्या है, क्या मेरे पास कंटेंट है, मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक में बना रहे। हालांकि कहते हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहे, लेकिन आज स्पेशली मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपके हो सकता है कि 10, 20, 30 मिनट आपके खराब हो, लेकिन ऐसा समझे कि खराब हो रहे हैं, लेकिन जब आप लास्ट में जब पहुंचोगे वीडियो में तो मुझे उसके माध्यम से मुझे ये चाहिए कि जो मैंने आपको बताया वो उसका कितना समझ आया, आपको उसमें कितना समझ आया, कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुई, क्या सुधार की जरूरत है, क्या मैं और बेहतर करा सकता हूं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी भी अगर आज की वीडियो मिस्टेक हो गई तो वही कमी पूरी वीडियो में चलती रहेगी कंटिन्यू। पॉलिटी खत्म हो जाएगी लेकिन वो कमी खत्म नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं जो भी आपको समझ आए, जहां भी आपको कोई कमी लगे, कुछ भी, अगर अच्छा है तो अच्छा लिखें, बुरा है तो बुरा लिखें, और बुरा कहां से लगा वो भी उसका रीजन भी आप लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में उसका मैं सुधार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना देखो टाइम गवाए पॉइंट पे अपने आप आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। संविधान आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत अलग अलग टीचरों से पढ़ा होगा। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, लेकिन अगर मुझसे आता है तो मैं आपको बताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय संविधान। सबसे पहले संविधान आपने बहुत जगह इस वर्ड को सुना होगा, बहुत किताबों पर लिखा देखा होगा, और खासतौर से हम भारतीय में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो भारतीय संविधान सबसे ऊपर है। तो इसका बारे में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को ना पता हो, सभी को पता है। लेकिन संविधान होता क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे, ग्राउंड लेवल से, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम उठ के चलेंगे। संविधान वर्ड को सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर संविधान वर्ड होता क्या है। और इसके साथ में आपने किसी किताबों पर, बहुत सारी किताबों पर आपने देखा भी होगा कि भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पॉलिटी की बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। उस पर आपने देखा भी होगा भारत की राज्य व्यवस्था। भारत के साथ में जो राज्य व्यवस्था जुड़ा शब्द आता है उस शब्द का क्या मतलब है, इन शब्दों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में, आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था। वीडियो को स्किप ना करें, समझते रहें, एक वर्ड को समझें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बार पॉलिटी पढ़ी हो, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ नया पढ़ के चले जाएं, आप कुछ नया सीख लें। ठीक है, स्किप ना करें बिल्कुल भी, और बने रहें। चैनल का नाम नौकरी 24। चलिए ठीक है, देखिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था ये होती क्या चीज है, संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है, एक नियमों की किताब है, एक नियमों की किताब है जिसमें कानून लिखे गए हैं कि हम जो भारत में रहते हैं, आज मैं बोल रहा हूं आपके सामने खड़े होकर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, घूम सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं अपनी मर्जी से। ये जो अधिकार दिए हैं ये हमें किसने दिए हैं, ये हमको संविधान के माध्यम से मिले, यानी कि हमको संविधान ने दिए हैं। किसने दिए? संविधान ने हमको ये आजादी दी है कि मैं आपके सामने बोल सकता हूं, मैं अपनी मनपसंद जगह पर घूम सकता हूं, मनपसंद का खा सकता हूं, पहन सकता हूं। ठीक है, ये मुझे किसने दिया अधिकार, ये हमें संविधान ने दिए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। वो किसमें है, भारतीय के संविधान में भाग 3 में 12 से 15 आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए देखिए संविधान होता क्या है, ये कानून है। संविधान कानून है हमारे लिए, जो हम भारत में रह रहे हैं, जितने भी लोग यानी कि 140, 45, 130 जितने भी रह रहे हैं, 140 के समथिंग, 140 करोड़ के समथिंग भारत में, सभी के लिए संविधान है, सभी के लिए कानून है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो संविधान, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में संधि विच्छेद जरूर पढ़ा होगा आपने, संधि विच्छेद जरूर पढ़ा होगा। तो संधि विच्छेद अगर हम संविधान का करते हैं तो क्या निकल कर आता है, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान निकल कर आता है। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, एक जैसा, सम का मतलब बराबर या फिर एक जैसा, और विधान का मतलब होता है कानून। ठीक है, एक जैसा, एक जैसा, और ये क्या है, कानून। ठीक, संविधान का मतलब क्या, संविधान का अगर संधि करेंगे तो सम प्लस विधान, सम का मतलब एक जैसा और विधान का मतलब कानून, यानी कि एक जैसा कानून सभी के लिए। भारत के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं हूं, आप हो, या कोई भी हमारे परिवार है, कोई भी हो, सभी के को संविधान ने एक नजर से देखा है, सभी समान है संविधान की नजर में। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। संविधान आखिर है क्या, हम बात कर रहे हैं संविधान पे, संविधान आखिर है क्या। देखिए संविधान एक थ्योरी की बुक है। क्या है, थ्योरी, थ्योरी मतलब सिद्धांत, थ्योरी क्या, सिद्धांत, जिसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें पॉइंट लिखे हुए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था फंडामेंटल राइट है, मेरी बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी किसमें लिखी गई है, ये थ्योरी में तो लिखी गई है, प्रैक्टिकली थोड़ी दी गया, उसमें थ्योरी तो दी गई है। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राज्य व्यवस्था के माध्यम से। समझते रहें एक बात को। ठीक है, एक जैसा कानून सभी के लिए। अब एक चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि संविधान एक थ्योरी की किताब है, थ्योरी की बुक है, जिसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है, सभी कानून उसमें किताब में लिखे गए हैं, लेकिन उनको कराने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यानी कि उन जो कानून जो हमारे थ्योरी में कानून लिखे गए हैं, इनको अमल में भी तो लाना है, अमल में भी तो लाना है, इनको एक्टिव भी तो कराना है। तो कैसे होंगे? राज्य व्यवस्था के माध्यम से होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैथ की किताब है, मैथ की किताब में आपने क्वेश्चन पढ़ा, कोई भी किसी भी चैप्टर का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, किसी का भी हो, आप वो क्वेश्चन पढ़कर ही सॉल्व कर दोगे या उसको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको? तो जाहिर सी बात है लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही प्रैक्टिस क्या होती है? वही प्रैक्टिस होती है राज्य व्यवस्था। क्या होती है? वही प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस, यानी कि उसको व्यवहार में लाना, उसको व्यवहार में लाना। ये क्या होती है? यही प्रैक्टिस होती है। और थ्योरी, या तो आप थ्योरी से व्यवहार की तरफ चले जाएं, या फिर व्यवहार से आप किसकी तरफ आ जाएं? थ्योरी की तरफ आ जाएं। या तो थ्योरी से कहां चले जाएं? प्रैक्टिस की तरफ चले जाएं, थ्योरी सिद्धांत से इस तरफ चले जाएं, या फिर इससे इस तरफ आ जाएं। समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर आपके पास थ्योरी है, चलो ऐसे समझो, आप आईटीआई करने गए, एक बंदा वो है जिसने मतलब दो लड़के हैं आईटीआई करने गए, एक वो जिसने केवल और केवल किताब पढ़ी आईटीआई की और उसने पास कर ली, एक बच्चा वो जिसने किताब भी पढ़ी और साथ में प्रैक्टिकल भी करा, वायर को जोड़ना सीखा कि कैसे जोड़ते हैं। एक ने तो केवल किताब में पढ़ लिया पॉइंट वाइज कि हाँ इस तरह से जोड़ते हैं, लेकिन एक ने करके देखा कैसे जोड़ते। तो सबसे अच्छा कौन है उसमें? वो जिसने किताब से सीखा या वो जिसने प्रैक्टिकल के साथ में भी सीखा? तो कौन बेहतर है? वो बच्चा जिसके व्यवहार में ये चीज है, जिसने प्रैक्टिकल से ये सीखा। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम है, आप व्यवहार से थ्योरी की तरफ चले जाएं या फिर थ्योरी से आप व्यवहार की तरफ चले आए। संविधान है और राज्य व्यवस्था, ठीक है। संविधान को राज्य व्यवस्था यानी कि अपने दिनचर्या में लेकर आना, इनको लागू कराना, वो क्या कहता है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। और ये सब किसके लिए होता है? ये सब होता किसके लिए है? ये सब होता है पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए, महिला पुरुष बच्चे लड़का लड़की कोई भी है, ये सब उनके लिए होता है। इन व्यवहार में कौन लेकर आता है? ये थ्योरी किसके लिए है? ये हम मनुष्यों के लिए है। भारत के अंदर मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत का संविधान किसके लिए है? हमारे लिए है। अगर ऑल ओवर में बात करता हूं, जैसे पूरा वर्ड है, एक तरफ पूरा वर्ड है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक सिंगल पर्सन है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूं, मूल्यांकन की बात करता हूं, तो इसमें किसकी ज्यादा मूल्यांकन, किसकी तरफ ज्यादा आप झुकाव है? क्या एक सिंगल पर्सन की कीमत ज्यादा है या पूरे वर्ड की कीमत ज्यादा है? क्या आपको पता है? तो यहां एक सिंगल पर्सन है, उसी की कीमत ज्यादा है, उसी की वैल्यूएशन ज्यादा है, उसी की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य के लिए ही पूरा संसार बना है, हम मनुष्य के लिए ही पूरा संसार बना है, हमारे लिए ही संविधान बना है कि हमको कैसे चलना है, हम भारत देश में रहना है, किस तरह से रहना है, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। ये सब कौन बताता है? ये हमें भारत का संविधान बताता है, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। देश के अंदर प्रेम भावना कहां से आती है? संविधान से आती है। तो कौन बताता है? संविधान बताता है। अब आगे बढ़े, देखिए हमको पता है एक पर्सन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पूरे संसार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक पर्सन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब एक पर्सन से ज्यादा हम, या फिर इससे पहले एक चीज और बताइए, मैं आपके सामने 4 विकल्प रखता हूं और ये बताइए कि भारत के अंदर सबसे ऊपर किसको माना जाएगा? सबसे ऊपर किसको माना जाएगा? तो चलिए विकल्प कौन कौन से हैं, देखिए पहले सबसे ऊपर संविधान, संविधान, राष्ट्रपति, ठीक, संसद, या कौन? कोई व्यक्ति, या महिला या फीमेल, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। बताइए सबसे ऊपर कौन है भारत के अंदर? संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है, या फिर कोई व्यक्ति है, महिला या पुरुष, कौन है? सबसे ऊपर कौन है? अब ये 4 ऑप्शन है। ऐसे परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया इस तरह एक सवाल, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैंने आपको भी बताया, इसके माध्यम से आपका कौन सबसे ऊपर रहेगा? संविधान सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर है भारत में, संसद सबसे ऊपर है, या फिर व्यक्ति सबसे ऊपर है? कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है व्यक्ति। हमारे लिए ही संविधान बनाया गया है, संविधान के लिए हम नहीं बनाए, हमारे लिए संविधान बनाया गया है। तो सबसे ऊपर कौन है? व्यक्ति है। अगर व्यक्ति नहीं है ऑप्शन में, तो सबसे ऊपर फिर कौन है? संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है फिर। और राष्ट्रपति के बारे में आप जानते होंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अब देखिए सिंगल व्यक्ति की आपने वैल्यूएशन को जाना कि वैल्यू आखिर होती क्या है पर्सन की, वैल्यू पर्सन की होती क्या है, हम पढ़ रहे बिल्कुल ग्राउंड बेसिक लेवल से एकदम। अब सिंगल के बाद अगर मैं डबल पर चलता हूं, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों की अगर मैं बात करता हूं, कहीं आपने देखा होगा कि 2 खड़े हैं, 2 से अधिक खड़े हैं, बहुत जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, तो हमने देखा कि बहुत सारी पब्लिक वहां खड़ी हुई है, बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है। या फिर हम निकल कर जा रहे हैं, कोई कंपनी है, कंपनी के बाहर लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, कंपनी की कोई ड्रेस है, कोई यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म को सबको एक से लग रहे हैं सब, ठीक है। या फिर कोई काले रंग के लोग हैं, बहुत सारे खड़े हैं, कोई व्हाइट कलर के जैसे कोई विदेशी हैं, बहुत सारे खड़े हैं। इस तरह के, मतलब मैं 2 या 2 से अधिक लोगों की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो हम 2 या 2 से अधिक लोगों को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं।
दो या दो से अधिक लोग, इनको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक भीड़ होता है, आपने सुनी होगा, लोकल का वर्ड है भीड़। दूसरा समूह आपने सुना होगा, और तीसरा समुदाय भी, आपने ये वर्ड भी सुना होगा। हम दो या दो से अधिक लोगों को इकट्ठा होते हुए देखो हम 3 पार्टों में उनको डिवाइड कर सकते हैं, या तो भीड़ है वो, या फिर वो समूह है, या फिर वो समुदाय है। हम यहीं से हम राष्ट्र की तरफ चलेंगे, हम देश की तरफ चलेंगे, राज्यों की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है, देश बना कैसे। हमारा पॉइंट ये है कि देश का जो निर्माण होता है, राज्य का जो निर्माण हुआ है, वो हुआ कैसे है। भारत एक देश है या फिर भारत एक राज्य है, ये भी कंफ्यूजन है। जिनको पता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता, क्योंकि हमको तो ये पता, हमने तो ये पढ़ा भारत एक देश है। तो भारत एक देश किस कंडीशन में है, भारत एक राज्य है, तो भारत एक राज्य किस कंडीशन में है, हम ये भी जानेंगे। तो देखिए, भीड़, दो से अधिक भीड़ हो सकती है, समूह हो सकता है, या फिर समुदाय हो सकता है। जब दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो भीड़ वो कब होती है? भीड़ वो कब होती है? जब उनका कोई सामान्य उद्देश्य ना हो। क्या ना हो? सामान्य उद्देश्य ना हो, उद्देश्य सामान्य ना हो, उनका कोई संगठन ना हो। क्या ना हो? संगठन ना हो। 2 पॉइंट है, नोट कर ले कॉपी में। भीड़ की पहचान कैसे होती है? जब उनका कोई सामान्य उद्देश्य ना हो और उनका कोई संगठन ना हो, यानी कि उनको लीड करने वाला कोई ना हो, उनका लीडर कोई ना हो। कैसे? हम रोड पर जा रहे हैं, और हमने 2 लोगों को झगड़ा करते हुए देखा। हमने रोड पे 2 लोगों को झगड़ा करते हुए देखा, बहुत सारी पब्लिक वहां खड़ी हुई है, और हम भी जाके वहां खड़े हो गए। अब हमको दिखाई नहीं पड़ रहा कि भीड़ क्यों है, लेकिन हम भीड़ देख के चले गए, भीड़ है। अब वहां कोई एक दूसरे को नहीं जानता, भीड़ में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब एक दूसरे के लिए अनजान है। लेकिन हमको भीड़ में जाना जरूर है, और ये इंडिया में खूबी है। हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो कितना ही हमारा जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्यों ना सही, लेकिन अगर कहीं ऐसी चीज़ देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, तो सब काम को छोड़ देते हैं और भीड़ में बढ़ जाते हैं। चलो मजा लेंगे, ठीक है, मजा करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य नहीं है, संगठन नहीं है। इसकी पहचान कैसे होगी? जब लड़ाई हो रही है और हम जाके खड़े हो गए। अब जब लड़ते हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, तो लड़ाई को खत्म कराने कौन आएगी? पुलिस आएगी। और पुलिस आई, और पुलिस ने क्या कर दिया? पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया आगे। पहले समझाया, जब समझ नहीं आया तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। एक में लाठी मारी और सारी भीड़ तितर बितर, सब खत्म। 2 से अधिक हो, 1000 हो, 500 हो, लाख हो, 2 लाख हो, जितनी भी पब्लिक थी सारी के सारी भाग गई। केवल डंडा एक में मारा। क्यों भाग गई? क्योंकि उद्देश्य सामान्य नहीं था उनका उद्देश्य सामान्य नहीं था, यानी कि समान नहीं था उनका उद्देश्य। और दूसरा कि संगठन नहीं था, उनका कोई लीडर नहीं था, उनका कोई लीडर नहीं कर रहा था, इसलिए वो भाग गए वहां से। और अगर यही 2 से अधिक लोग यहां पर होते हैं, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो समान होता है। उद्देश्य कैसा होता है इनका सामान्य होता है, उद्देश्य सामान्य होता है इनका। और इनमें संगठन होता है। क्या होता है? संगठन होता है इनमें। जो समूह होता है, अगर इसमें 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे हैं, तो इनका उद्देश्य भी समान है, यानी कि ये सभी जितने भी खड़े हैं एक ही उद्देश्य के साथ में खड़े हैं, और ये सब एक दूसरे को जानते हैं, और इनका संगठन है, इनको कोई लीड कर रहा है। जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में एक ग्रुप होता है, समूह को ग्रुप ही तो बोलते हैं। कॉलेज में ग्रुप होता है, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, वो बहुत सारे इकट्ठे एक जगह हो, तो उनका एक ग्रुप है। तो क्या होगा? अगर वो इकट्ठे हैं तो उनका उद्देश्य इकट्ठे बिल्कुल क्या है? उनका उद्देश्य समान है, समान उद्देश्य वो खड़े हैं, उनका संगठन है। कभी तुम जाके मार दो किसी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पर किसी बच्चे को मार दो, या किसी कंपनी में चले जाओ, किसी कर्मचारी को कुछ कह दो, गाली बक दो, उनसे बुरा बोल दो, उनको मारपीट कर दो, तब देखना क्या होता है। क्योंकि उनका क्या है? उनका संगठन है। पीछे पड़ जाएंगे वो तुम्हारे, बदला लेके मानेंगे, हाथ पैर जुड़वा देंगे, माफी मंगवा देंगे तुमसे। तो क्या है? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समान है, उनका संगठन है, उनको लीड करने वाले लोग हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये पहचान है, समूह की पहचान है। समूह कब होता है? जितने भी लोग हैं उनका उद्देश्य समान है, संगठन है उनका। भीड़ का उद्देश्य समान नहीं होता, उनका संगठन नहीं होता। भीड़ का एक दूसरे को नहीं पहचानते। यहां समूह में एक दूसरे को पहचानते। बात करते हैं समुदाय की। समुदाय में क्या होता है? समुदाय में होता है कि उद्देश्य जो होता है इनका, उद्देश्य समान होता है इनका। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य समान होता है इनका। और क्या होता है? इनका संगठन होता है, इनका संगठन भी होता है, और इसके साथ साथ इनकी पहचान भी होती है। इनकी क्या होती है? पहचान भी होती है। अब पहचान देखो, समुदाय क्या होता है? समुदाय क्या होता है? जैसे हमारी बस्ती है, ये एक समुदाय है। क्या एक समुदाय है? कोई बस्ती है, कोई गांव है। अब समुदाय की पहचान हम कैसे करेंगे?
लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो समुदाय होता है उसमें उद्देश्य समान होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, संगठन है उनका, और उनकी जो एक पहचान है। पहचान कैसे पहचान कर सकते हैं हम? जेंडर के आधार पर। किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर। किसके आधार पर? रंग के आधार पर, व्यवसाय या कार्य के आधार पर भी हम पहचान कर सकते हैं। ETC बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम पहचान कर सकते हैं कि समुदाय। जैसे अगर मैं जेंडर की बात करता हूं, एक साइड में बहुत सारे पुरुष ही पुरुष हैं, तो हम उनको कह सकते हैं क्या? ये पुरुष समुदाय है। कहीं महिला ही महिलाएं हैं, पूरी पूरी बस्ती महिलाओं की, तो कह सकते हैं महिला समुदाय है। ठीक है। कोई जाति है जहां एक ही जाति के लोग रहते हों, वो समुदाय उससे समुदाय की पहचान हो जाए। जहां एक धर्म के लोग रहते हों, जहां सिर्फ एक नस्ल के रहते हों, जहां केवल एक ही भाषा बोलते हों, जहां केवल एक ही रंग के लोग रहते हों, समझ रहे हो, जहां केवल एक ही कार्य करने के लोग रहते हों, उसके हिसाब से भी हम समुदाय की पहचान कर लेते हैं। समुदाय मतलब एक कबीला छोटा। अब समुदाय ही आगे चलकर राष्ट्र या राज्य का निर्माण करती है। समुदाय से ही राज्य या राष्ट्र का निर्माण होता है। समुदाय किस चीज में कन्वर्ट होता है? राष्ट्र में या फिर राज्य में। राष्ट्र या राज्य में क्या हो जाता है? समुदाय कन्वर्ट हो जाता है। अब हम भारत को राष्ट्र किस सिचुएशन में कहेंगे और राज्य किस सिचुएशन में कहेंगे, हम ये भी जानेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले हम सोचेंगे राष्ट्र का निर्माण। जो समुदाय है, समुदाय से क्या बना? समुदाय से राष्ट्र या राज्य बना। समुदाय से छोटे छोटे कबीले हैं, ये आगे चल के क्या हो गए? ये एक देश में, एक राज्य में कन्वर्ट हो गए। जैसे आप अमेरिका के बारे में जानोगे, आपने पढ़ा भी होगा, अमेरिका का इतिहास पढ़ा होगा। पहले अमेरिका थोड़ी था, छोटे छोटे समुदाय थे, कॉलोनी थी, छोटे राज्य थे अलग अलग, उनको इकट्ठे हो गए, तब वो क्या बना? अमेरिका देश बना। ऐसे ही समुदाय है पुराने, बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, ठीक है। आप जब इतिहास पढ़ोगे तो छोटे छोटे कबीले होते थे, समुदाय होते थे, वही आगे चल के क्या? देश में कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? देश में। जैसे भारत उपमहाद्वीप आपने सुना होगा, भारत उपमहाद्वीप। भारत उपमहाद्वीप में बहुत सारा क्षेत्र आता था, केवल भारत नहीं था। जो आज भारत की जो क्षेत्रफल है, जो आज भारत का जो एरिया है, केवल वही नहीं था, बल्कि आसपास के सभी भारत में शामिल थे, भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया? आगे चलकर राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया। अब राष्ट्र या फिर राज्य के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या करें, अब तक जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए, और कॉपी में इसमें उतारते रहे। हाँ तो चलिए, आपने उतार लिया होगा कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमने जाना समुदाय, भीड़ जाना, भीड़ कब होती है, समूह कब बनता है, और समुदाय कब होता है। अब समुदाय से आगे बढ़ते हैं। समुदाय से ही जन्म होता है एक राष्ट्र का या फिर एक राज्य का। कैसे जानते हैं? समुदाय, ठीक है, समुदाय। अब समुदाय से ही जन्म हुआ किसका? एक राष्ट्र का या फिर एक राज्य का, यानी कि नेशन, ठीक है। राज्य यानी कि स्टेट। अब राष्ट्र, सबसे पहले हम राष्ट्र के बारे में जानेंगे, नेशन, ठीक है। देखिए, नेशन एक लैटिन शब्द है जिसको कहते हैं हम नेशियो। ये कैसा है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। कौन सा? नेशियो। नेशियो का अर्थ होता है क्या? रक्त संबंध। नेशियो का अर्थ होता है कि जो नेशन है, ये एक नेशियो शब्द से लिया गया है, और नेशियो एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है रक्त संबंध। क्या मतलब होता है? रक्त संबंध। और नेशन एक कैसी अवधारणा है? ये एक सामाजिक अवधारणा है। जो नेशन है, ये एक सामाजिक अवधारणा है। नेशन कैसी अवधारणा है? नेशन है सामाजिक अवधारणा, नेशन। अब बात करते हैं हम राज्य की। राज्य, अब हम समझेंगे भारत एक राज्य है तो क्यों है, कैसे। देखिए, राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य दो तरह से बनता है, दो तरह से राज्य बनता है। दो तरह से कैसे? एक परंपरागत, कैसा? एक होता है परंपरागत और दूसरा होता है आधुनिक। एक होता परंपरागत और दूसरा होता आधुनिक। यानी कि जो राज्य बनता है, या तो वो परंपरागत होगा या फिर वो आधुनिक होगा। अब परंपरागत कैसे होता है और आधुनिक कैसे होता है?
परंपरागत कैसे होता है और आधुनिक कैसे होता है। परंपरागत का मतलब है जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसके आधार पर बनना, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ये कौन से हो गए? ये परंपरागत हो गए, ये परंपरागत हो गए। क्षेत्र आधार हो सकता है, नस्ल आधार हो सकती है, भाषा आधार हो सकती है, ठीक है, धर्म जाति आधार हो सकती है, या और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होंगे। ये इन आधार पर परंपरागत कोई भी देश अगर इन आधार पर बना दिया जाए तो कैसा बनेगा? अगर इनके आधार पर किसी देश को बना दिया जाए तो वो कैसा होगा? छोटा देश होगा, छोटा देश होगा, आपसी लड़ाई होगी उनमें। सपोज करो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ये किसी अलग धर्म का है, ये किसी अलग धर्म का, ये किसी अलग जाति का, ये किसी अलग जाति का, तो क्या होगा? इनमें आपस में टकराव होगा जाति के आधार पर। ये किसी और भाषा का है, ये किसी और भाषा का है, इसका क्षेत्र कुछ और है, इसका क्षेत्र कुछ और, क्या होगा? आपसी टकराई होगी, लड़ाई होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना? इनमें क्या होगा? राष्ट्र छोटे होंगे, आपसी इनमें टकराव होगा और इन पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। कब्जा करना बहुत आसान होगा। कैसे? जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों ने शासन करा भारत पर। क्यों करा? क्योंकि उस समय छोटे छोटे हिस्से में भारत बटा हुआ था। भारत पहले छोटे छोटे हिस्से में तो बटा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की एक चाल और बनी कि इन्हें भारत में जो लोग थे, जो धर्म जाति के नाम पे भी आपस में लड़वा दिया, और वही उनके कब्जा करने में सफलता हासिल कहां से हुई? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसको बांट दिया भारत देश को। एक तो भारत पहले से ही बटा हुआ था छोटे छोटे क्षेत्रों में, लेकिन अब इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ठीक है, इन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया, तो और आपस में ज्यादा इन्होंने कर दिया, और यहाँ क्या होगा? कब्जा हो गया भारत पर। तो जो परंपरागत जो चले आ रहे हैं, जो परंपरागत चले आ रहे हैं, उन पर कब्जा करना आसान होता है, उनका क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है, कब्जा करना आसान, क्षेत्रफल कम, और आपसी इनमें तालमेल नहीं बन पाता, झगड़ा होता है आपस में, ठीक है। तो राज्य दो तरह से, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत कैसे? क्षेत्र के आधार पर नस्ल, भाषा, धर्म, जाति आदि कुछ भी हो सकता है, इसके आधार पर जो बनेगा वो नुकसान रहेगा। कैसे? एक तो छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत सारा बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा देश क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं होंगे। अगर धर्म के आधार बटेंगे तो थोड़े थोड़े हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा हो जाएगा, छोटा देश बनेगा। इनको जीतना आसान होगा, कोई भी विरोधी आके कब्जा कर लेगा इस पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आधुनिक की, बात करते हैं हम आधुनिक की। आधुनिक में क्या होगा? आधुनिक में यह होगा कि जो पुराना इतिहास है, समान तो इतिहास होगा इनका, समान इतिहास, समान भूगोल, है ना, समान इतिहास होगा, समान भूगोल होगा, और क्या है? समस्या इनकी समान होंगी, और समान ही इनका भविष्य होगा, समान ही इनका भविष्य होगा। इतिहास, भूगोल और समस्या इनकी समान होंगी, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज, जो आधुनिक जो देश बनेगा उनका इतिहास समान होगा, समान भूगोल होगा, उनकी समान समस्या होंगी। अब ये क्या होगा? ये देश बड़ा बनेगा, इनको जीतना मुश्किल होगा, इनमें आपसी लड़ाई नहीं होगी। एक तो वो जो कह रहे हैं मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, या फिर जाति के आधार पर बट रहे हैं, लेकिन यहां क्या होगा? आधुनिक में, आधुनिक में हम ये होगा कि हम केवल और केवल भारतीय हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी सिर्फ एक ही पहचान है। क्या है? सिर्फ आधुनिक में क्या होता है? आधुनिक में एक पहचान होती है, क्या? हम भारतीय, बस यही पहचान होती है आधुनिक में। परंपरागत में क्या होगा? ये आपने जान लिया। आधुनिक में क्या है? समान इतिहास, सबका समान इतिहास, जो भारत का इतिहास वो हमारा इतिहास, समान भूगोल, जो भारत का वो हमारा, किसी का अलग कुछ नहीं है। समान समस्या, जो समस्या सबकी है वो समस्या हमारी है। तो ये पहचान क्या हो गई? एक पहचान हो गई, और वो पहचान क्या है? कि हम भारतीय हैं। ये आधुनिक हो गया। समुदाय से राष्ट्र के, राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो राज्य, राष्ट्र के बारे में आपने जान लिया। नेशनल शब्द से लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। आधुनिक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है। कौन सी? राष्ट्र, राष्ट्र एक सामाजिक अवधारणा है। अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य दो तरह से बनता है, या तो परंपरागत बनेगा या आधुनिक बनेगा। अगर परंपरागत बनता है तो इनको जीतना आसान होगा, छोटे होंगे क्षेत्रफल में, और आपसी तालमेल नहीं होगा। आधुनिक बनेंगे तो जितना मुश्किल होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, आपसी तालमेल होगी, और एक ही पहचान होगी उनकी सबकी कि हम भारतीय हैं। या कोई भी देश है वो अपने देश का ही बताएंगे कि हम उस देश के हैं, ये नहीं बताएंगे।
जैसा आजकल चलता है, मैं खड़ा हूं, मुझसे पूछिए हाँ जी तुम कौन हो, मैं अपनी जाति बताऊंगा। तो यहां जाति नहीं, यहां धर्म से, समझ रहे हो ना, व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, बल्कि जातिवाचक पे आ जाओ। यहां हम भारतीय हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केवल एक पहचान है, और अब इस पहचान को, केवल एक पहचान, हम भारतीय, अब एक पहचान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया? एक पहचान है भारत के अंदर। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। ऐसा हुआ कि जब हमारे देश के फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी देश आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भारत हो क्या रहा था, कुछ क्षेत्र के ऊपर लड़ रहे हैं, कुछ नस्ल, भाषा, धर्म, जाति इनके ऊपर लड़ रहे हैं, यानी कि आपस में तालमेल नहीं है किसी का भी। तो वो बहुत दिमागदार है, उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले इनको ऐसा करा जाए कि इनको इकट्ठा करो, सबसे पहले इकट्ठा करो, एक साथ इनको लेकर आओ, फिर इनके पावर बनाओ अपने पास। होता क्या था कि मैं कह रहा हूं कुछ और, दूसरा कह रहा कुछ और, तीसरा कह रहा कुछ और, लेकिन वो दिमागदार थे, उन्होंने कहा कि इन सबको एक जगह लेकर आओ और इनसे कहो कि सब एक जैसा बोले, सबकी एक ही समस्या होनी चाहिए, सबका एक ही विजन होना चाहिए। तो आजादी के लिए उन्होंने सब पहले तो सबको इकट्ठा करा, सबको इकट्ठा करा। भारत में अलग अलग क्षेत्र, नस्ल, भाषा, धर्म, जाति सबको एक जगह मिला दिया, सबको एक जगह मिला दिया। अब क्या होगा, अब केवल और केवल वहां हो गए सब हम भारतीय हैं। और जब सब हम भारतीय बन गए तब भारत को आजादी मिली। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले तो अंग्रेज राज करते रहे, अंग्रेज। तभी क्या हुआ, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब इसमें विविधता थी, बहुत ज्यादा विविधता, यानी कि सब भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे सब, जब एक जगह हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, विविधता में एकता। विविधता में एकता किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। क्या, विविधता में एकता किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां हमने क्या जाना, यहां हमने राष्ट्र के बारे में जाना और राज्य के बारे में जाना कि राज्य, कोई राज्य कब बनता है, या तो परंपरागत के आधार पर बनेगा या फिर आधुनिक के आधार पर बनेगा। परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चला रहा है, और आधुनिक मतलब आज के हिसाब से। परंपरागत मतलब जो, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो आजादी से पहले का भारत, और आधुनिक का मतलब आजादी के बाद का भारत। जैसे आजादी जब हमें मिली तो कैसे उनको ये इकट्ठा करा, एक पहचान दिलाई, हम भारत के नागरिक, तब जाके क्या हुआ, तब हमें आजादी मिली। अब राज्य कौन हो सकता है, अब राज्य की हम बात करेंगे, राज्य पे जानेंगे। भारत एक राज्य है, कैसे है, भारत एक राज्य है, कैसे है। ठीक है, देखिए एक राजनीतिक विज्ञान के एक थिंकर हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है गार्नर। क्या नाम है, जिनका नाम गार्नर है, जिनका नाम गार्नर है। अब इनके द्वारा एक चीज कही गई है, वो ये कही गई है कि कोई राज्य अगर है, कोई राज्य अगर है तो उस राज्य में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट उस राज्य में होंगे तभी वो राज्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके पास एक तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या, भूभाग होना चाहिए निश्चित। अगर कोई राज्य है तो उसके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए उसके पास सरकार होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, चौथी चीज, संप्रभुता होनी चाहिए उसके पास। ये 4 चीज गार्नर के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई राज्य है और उसके राज्य है वो कहता है कि मैं एक राज्य हूं, तो उसके पास ये 4 चीज जरूर होंगी। अगर इन चारों में से अगर एक भी नहीं है तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। अगर उसके पास पूरा संपूर्ण भूभाग नहीं है, जनसंख्या नहीं है, सरकार नहीं है, संप्रभुता नहीं है, तो राज्य नहीं माना जाएगा। अब कैसे, अब यहां राज्य देखिए, जो एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये भी राज्य हैं भारत में, और भारत भी एक राज्य है। ऐसे कैसे, अब इसको जानेंगे हम, इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। भारत एक राज्य है तो क्यों है, और ये यूपी, गुजरात, हरियाणा ये राज्य कैसे हैं, ये भी हम जानेंगे। अगर मैं भारत की बात करता हूं, यहां किसकी बात करता हूं, यहां मैं भारत की बात करता हूं। अगर मैं ये यूपी, एमपी, ठीक है, ये राज्य की बात करता हूं, जो यूपी, एमपी, और ये मैं भारत की बात करता हूं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास भूभाग है अपना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, बाउंड्री है देश की, तो भारत के पास भूभाग है, बिल्कुल है। जनसंख्या है, बिल्कुल है, बहुत सारी है। ठीक है, भूभाग भी है भारत के पास, जनसंख्या भी है, और अपनी सरकार भी है। अपनी क्या है, अपनी सरकार भी है। संप्रभुता है, संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब समझते हो, संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार।
संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार। वो निर्णय बाहरी भी हो सकता है और वो निर्णय आंतरिक भी हो सकता है। बाहरी का मतलब समझ रहे हो, देश से बाहर या फिर देश के अंदर। संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार देश के बाहर और देश के अंदर। तो क्या भारत संप्रभुता रखता है? बिल्कुल रखता है। वो बाहर भी कोई निर्णय ले सकता है देश के बाहर जाकर, और अंदर भी, भारत के अंदर भी कोई भी निर्णय ले सकती है सरकार। तो इसके पास क्या है? चारों चीज हैं। राज्य कौन होगा? राज्य वो होगा जिसके पास भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, संप्रभुता होगा। तो भारत के पास क्या है? चारों चीजें। इसका मतलब भारत एक राज्य है। भारत एक देश नहीं है, भारत एक राज्य है। अब कैसे समझिए, देखिए यूपी एमपी की बात कर लेता हूं मैं। यूपी एमपी ये जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, इनको हम राज्य सिर्फ कहते हैं, जबकि राज्य नहीं है। इनको केवल और केवल कहते हैं हम राज्य। अब ये राज्य क्यों नहीं है? देखिए, अब आप ये क्या हो गए कि साहब भूभाग भी है इनके पास, इनका अपना क्षेत्रफल भी, बाउंड्री है सबकी। हाँ बिल्कुल है, भूभाग है इसके पास। कोई भी स्टेट है आपका, यूपी एमपी बिहार राजस्थान हरियाणा छत्तीसगढ़ मणिपुर बिहार जो भी है, सबके ऊपर भूभाग है इनके पास, बिल्कुल है। जनसंख्या है इनके पास, बिल्कुल है इनके पास जनसंख्या। सरकार है इनके पास, बिल्कुल सरकार भी है। संप्रभुता है इनके पास, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, निर्णय लेने का अधिकार है, हाँ वो भी है। लेकिन उसमें कंडीशन है, फिर उसमें कंडीशन है। क्या ये देश के बाहर जाके निर्णय ले सकती है? कोई नहीं ले सकती। अगर मैं बात कर दूं बाहरी की और ये आंतरिक, बाहरी निर्णय ले सकता है क्या कोई? जैसे यूपी है, ये चले जाए दूसरे देश में, क्या वहां कोई निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। अंदर तो ले सकता है अपने लिए, लेकिन बाहर नहीं ले सकता जाके। दूसरे राज्य है, जैसे यूपी है, एमपी के लिए कुछ फैसला कर सकता है? नहीं कर सकता। आपसे तालमेल खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है? इसलिए ये राज्य नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रांत है। क्या है? प्रांत है। जो आजादी के समय में प्रांत हुआ करते थे, ये वही प्रांत हैं। लेकिन इनका नाम बदलकर, इनका क्या कर दिया? इनका नाम बदलकर इनका क्या कर दिया? इनको राज्य नाम दिया गया। इनको पहले इनका प्रांत नाम हुआ था, क्या? प्रांत। अब प्रांत का नाम चेंज करके क्या कर दिया? राज्य बोल दिया गया इसको। प्रांत को राज्य बोल दिया और राज्य को देश बोल दिया, केवल संविधान के हिसाब से। क्या? संविधान के आधार पर। अब ये भी पॉइंट है, देखिए समझिए। प्रांत कौन है? यूपी एमपी। इनके पास भूभाग है, जनसंख्या, सरकार है, लेकिन निर्णय लेने का इनके पास अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। क्या कोई राज्य, कोई स्टेट सेंटर के लिए निर्णय ले सकता? कुछ नहीं ले सकता। लेकिन क्या होगा? सेंटर राज्य के लिए निर्णय ले सकती है, उसके पास अधिकार है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये गार्नर के हिसाब से राज्य की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये क्या है? ये प्रांत है। प्रांत है। इसी का रीनेम, इसको बदलकर क्या बोला गया? राज्य बोला गया। अब एक चीज और है कि थ्योरी के आधार पर भारत एक राज्य है। थ्योरी के आधार पर, थ्योरी के आधार पर क्या है? भारत एक राज्य है। लेकिन संविधान के आधार से क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। थ्योरी के आधार पर, यहां देख समझिए, अगर मैं कहूं थ्योरी के आधार पर भारत क्या है? भारत एक राज्य है। थ्योरी के आधार पर भारत क्या है? एक राज्य है। लेकिन अगर मैं कहूं संविधान के आधार से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान के आधार से भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और ये जितने भी राज्य हैं, जैसे यूपी एमपी राजस्थान बिहार हरियाणा, तो ये थ्योरी के आधार पर क्या है? थ्योरी के आधार पर है ये प्रांत। थ्योरी के आधार पर प्रांत है। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं, क्या संविधान के आधार पर इन प्रांतों का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रांतों का नाम बदलकर कर दिया राज्य, संविधान के आधार पर। ठीक है। अब प्रांत का मतलब समझ लीजिए। प्रांत का मतलब है कि लिमिटेड स्वायत्तता, यानी कि लिमिटेड अधिकार उसके पास, आप अपनी मन की नहीं कर सकते। और राज्य ऐसा ही है, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं अपनी मन की नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसका है? कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है इन पे। ठीक है। तो ये सब था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कहीं कोई भी मिस्टेक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, लेकिन अगर मुझसे आता है तो मैं आपको उसको बताने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे आता है तो बिल्कुल मैं आप तक उस चीज को पहुंचाऊंगा। मेरा मकसद है कि आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल करो, नौकरी लो, आगे बढ़ो, घूमने फिरने से बचो। ठीक है। तो चलिए, जो भी अगर कमी है, मैं फिर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी है, कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक क्या जाना? हमने अब तक एक इंसान से शुरू करा था, एक सिंगल पर्सन से, और हम कहां तक आ गए? हम देश तक आ गए। हमने एक देश का निर्माण कर दिया।
हमने जान लिया कि देश कब होता है, गार्नर के माध्यम से 4 विकल्प होने चाहिए, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता क्या मतलब? निर्णय लेने का अधिकार हो, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, तब वो राज्य बनेगा। तो भारत क्या है? भारत एक राज्य है, लेकिन इसको अब भारत एक राज्य है किसके हिसाब से? थ्योरी के आधार पर। थ्योरी के आधार पर भारत एक राज्य है, लेकिन संविधान के आधार पर क्या है? संविधान के आधार पर राज्यों का संघ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉपी बिल्कुल जरूर बनाएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले भी करा है, अगर पॉलिटी करिए, नहीं है, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कहीं भी जाने की उन्हें जरूरत नहीं है, यहीं से ही आपका कवर हो जाएगा पॉलिटी बिल्कुल ए से जेड तक, XYZ कुछ नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, आप इतना भरोसा करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा, और मैं स्पेशली वो कमेंट वो देखूंगा कमी क्या है, कमी क्या है, सिर्फ क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं उसको कमी को दूर करना चाहता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।